अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं मेरा शो आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल, आपके साथ रहूंगी सुबह 11 बजे तक। लेकिन हम आज की मेरी ओपनिंग थॉट ये है कि मैं सोच रही थी हम ज़िंदगी को, अपने रिश्तों को, नातों को इतना मुश्किल क्यों बना लेते हैं। हमें क्यों लगता है कि दूसरे हमारे लिए बहुत अहम है, हमारी खुशी के लिए बहुत अहम है, उनका कोई भी एक्शन, उनका रवैया, उनके अल्फाज हमारे लिए बहुत अहम हो जाते हैं। ठीक है, हमारा अखलाक अच्छा होना चाहिए और दूसरों को हमसे अच्छी उम्मीद होनी चाहिए, हमें अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, लेकिन कभी ना कभी अगर नेगेटिविटी आपके रिश्तों में आती है तो हम उसको भी अपने जहन पे इतना सवार क्यों कर लेते हैं। आज सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक पैकेज अबाउट द राइजिंग डिवोर्स रेट। कई दफ़ा जो रिश्तों में नाचाकी है, बिटरनेस है, उस पर लोग ये समझते हैं कि शायद इस रिश्ते को ख़त्म कर देना ही ज़्यादा अहम है, और अगर आप देखें तो ये छोटी छोटी बातों से ये कड़वाहट बढ़ती या शुरू होती है। लेट्स टेक अ लुक एट दिस पैकेज और उसके बाद आपके लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैंने सब्जेक्ट निकाला है कि अगर आपको लगने लगे कि आपको अपनी बीवी बहुत ही बुरी लगती है तो उसकी क्या वजूहात हो सकती है। 4 बड़ी अहम वजह होती हैं, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। जी, हमने देखा कि राइजिंग डिवोर्स रेट्स आर देयर, लेकिन हमने रिलेशनशिप काउंसलर से पूछा तो ये बड़ा कॉमन है कि कहीं ना कहीं दो पार्टनर्स जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में साथ हैं, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, मसाइल, अपॉर्चुनिटीज़, हंसी के, खुशी के और गम के मामलात को साथ में अगर लेकर चलते हैं, इट इज़ वेरी कॉमन कि उनके बीच में इख्तिलाफात भी होंगे और कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट आती है। तो उन्होंने कहा सबसे पहला रीज़न कि अगर आपको लगता है कि आपको अपनी बीवी बिल्कुल नहीं पसंद तो ये काफ़ी कॉमन है और इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू लव अनदर पर्सन। हर वक्त किसी से मोहब्बत का इज़हार करना और उसको पसंद करना और ज़िंदगी एक सीधी लाइन में चलती रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेकेंडली ये भी कहा गया कि जो बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न इसका बनता है आपको जिस शख्स से आपको मोहब्बत हुई होती है, आप मोस्ट ऑफन जो है ना जिस शख्स से आपकी मुलाकात होती है एंड यू डिसाइड टू गेट मैरिड टू देम, आपने उनको एक बड़े केयर फ्री टाइम में देखा होता है, आपने उनको कॉलेज के वक्त में देखा होता है, आपको लगता है कि ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, फन लविंग, इनको मूवीज़ पसंद है, ये मुझे हमेशा इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत पसंद है और ये हमेशा मुझे जो ना हंसाती रहेगी। लेकिन ज़िंदगी के साथ आप में तब्दीलियाँ आती हैं और हो सकता है आप उस शख्स को मिस करते हो जो बहुत ज़्यादा केयर फ्री है। इसके अलावा एक बड़ी और अहम वजह, तीसरी बड़ी वजह ये है कि जब ख़वातीन पे ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, ख़ास तौर पर घरेलू ज़िम्मेदारियाँ, तो उनका वक्त बढ़ जाता है। चाहे ना चाहें हमें इस बात को एडमिट करना पड़ेगा कि मर्द हज़रात इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की नहीं लेते, जबकि उनकी पूरी रूटीन की वजह से ख़वातीन का सोना, खाना पीना, आउटिंग, सोशल टाइम, मी टाइम, सब कुछ इफ़ेक्ट होता है। इसके बाद उनके पास इतनी हिम्मत, इतना वक्त बचता ही नहीं है कि वो आपको दे सकें क्वालिटी टाइम। ये भी एक रिजेंटमेंट की बहुत बड़ी वजह होती है कि मर्द हज़रात समझते हैं कि जब भी बात करने बैठो कोई ना कोई बच्चों का मसला ही आ जाता है। एंड द लास्ट एंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कई दफ़ा जिन चीज़ों के लिए आप ब्लेम अपनी वाइफ को दे रहे होते हैं, अपनी गिल्ट को उन पर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, तो आपको अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। क्या आपका रवैया ऐसा है कि ऑल शी हैज़ इज़ यू कंप्लेनिंग? कई दफ़ा आप पूरा दिन कंप्लेन करें, उनके खाने में नुक्स निकालें, उनके पहनने में नुक्स निकालें, उनको टोकें और फिर एक्सपेक्ट करें कि आपको एक बहुत ही अच्छा सा एक्सपीरियंस मिलेगा, आगे से तारीफ़ मिलेगी, तो ये काफ़ी अनरियलिस्टिक है। तो ये 4 बड़ी वजह हैं जिसके बारे में आपको चाहिए कि क्यों आप ये रिजेंटमेंट को पाल रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो एक और बड़े मसले की बात करेंगे जो कि कहा जाता है बड़े बड़े शहरों में ऐसी बातें होती ही रहती हैं। इस बात पे बड़ा प्राइड लिया जाता है कि कुछ शहर कभी सोते नहीं हैं, यानी आप रात के किसी भी बहर निकल जाएं बाहर, आपको एंटरटेनमेंट भी मिल जाएगी, खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाएंगी, कोई ना कोई तफरीह का सामान मिल जाएगा। लेकिन ये चीज़ आपके लिए ओवर द टाइम बुरी बन जाती है। फिर आपके पास कुछ ना भी हो, आप बहुत थके हुए भी हों, तो नींद नहीं आती। तो अगर आपको नींद नहीं आती तो अगला सेगमेंट ज़रूर देखिएगा, because we have some tips and the reasons why it happens. Stay with us and keep watching आज पाकिस्तान। जी, अगर आपकी नींद पूरी ना हो ना तो आप चिड़चिड़े हुए होते हैं। और अभी जो पहला इशू हमने डिस्कस किया है कि लड़ाई झगड़े, हर बात पे जो ना कोई मरने मारने की बातें करना, ये जब आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपको भूख लगी हुई हो, इसको कहते हैं ना हैंग्री हो रहे हैं आप, वो तब भी होता है। लेकिन नींद ना पूरी होने से आपको विद टाइम आपके मेडिकल इश्यूज़ भी बढ़ सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर राइज होना, फिर उसकी वजह से मुख्तलिफ आपके ऑर्गन्स या बॉडी फंक्शंस का इफ़ेक्ट होना, ये बड़ी कॉमन सी बात है। क्या वजह है कि हमें नींद
नहीं आती, ये हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो लोग भी हैं जो कहते हैं हम दिन में 16-18 घंटे काम करते हैं, फिर भी जब बिस्तर में जाके लेटते हैं तो नींद नहीं आती। तो नींद लाने के लिए क्या करें? शुड बी काउंट शीप, कोई वजीफ़ा करना शुरू कर लें, कुछ लोग कहते हैं नमाज़ पढ़ लें उसके बाद बड़ी अच्छी नींद आती है, कुछ लोग कहते हैं भाई नमाज भी पढ़ ली फिर भी नींद नहीं आ रही, तो क्या किया जाए? इस बात को हल करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं डॉक्टर अरीज, शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ जनरल फिजिशियन एज वेल। थैंक यू सो मच अरीज फॉर जॉइनिंग अस। आप बताएं, आपको नींद आती है टाइम? मुझे बहुत नींद आती है। बहुत नींद आती है? बहुत नहीं, बहुत टाइम पे नींद आती है, प्रॉपर नींद। लगता है कि सर्दियों में ये मामला फिर भी सही हो जाता है, आपका लिहाज से निकलने को दिल ही नहीं चाहता। लेकिन मैंने ये देखा है अरीज कि नींद हमेशा गलत वक्त पे आती है। रात को अगर आप अपने आप को ट्रेन करने की कोशिश भी करें तो नींद आ नहीं रही होती और आ नहीं जा रहा होता। इसको करेक्ट कैसे करें, पहले तो ये बताएं। पहले रीजन देखना चाहिए कि नींद आ क्यों नहीं रही है ना, कि हम लोग क्यों नहीं सोते टाइम पे, हमारी ब्रेन इतनी एक्टिव क्यों हो जाती है। जब रात का जो टाइम है अराउंड 10 तो हमें सो जाना चाहिए, ठीक है, ताकि हम 6 o'clock फ्रेश उठें। लेकिन वो वाला टाइम जो होता है हम बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं, इतने एक्टिव हो जाते हैं कि हमें सारे काम उस वक्त याद आते हैं। तो उसकी कॉजेज होती है, एक तो हमारी डाइट बहुत हैबिट्स होती है हमारी जो कर रही होती है, मेडिकल इशूज़ तो एक अलग पूरे एक डिटेल्स आ जाती हैं। तो उसमें ये कि हमारी डाइट कुछ चीज़ें अफेक्ट कर रही होती है, हमारा स्ट्रेस लेवल कैसा है, हम दिन में कितने एक्टिव रहे थे, और हमने सिर्फ फिजिकली हमने स्ट्रेस लिया है, अपने आप को टायर्ड किया कि मेंटली भी हम टायर्ड हुए हैं कि नहीं हुए, वो दोनों चीज़ें काउंट करती हैं। अरीज, अगर बच्चों की लाइफ देखें, चाइल्डहुड में ही आपकी अच्छी या बुरी हैबिट्स बनती हैं। आपने अक्सर देखा होगा जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं, लोग कहते हैं जी स्कूल से वापस आ गए, अब इनको ना सुलाओ वरना ये रात को नहीं सोएंगे। उसके लिए थोड़ी एडवाइस दें कि क्या करना चाहिए? स्कूल से बच्चा जब थका हुआ है उसको नैप लेने दें या ना लेने दें? देखिए, अगर पावर नैप्स जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर हाफ एन आवर का ले लिया, 40 मिनट्स का ले लिया, तो दैट्स गुड, बिकॉज अगर वो नहीं लेगा तो इरिटेबल हो जाएगा, फिर उसके बाद वो ना खाना सही से खाएगा, पढ़ाई सही से नहीं करेगा। और रात को भी ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, क्योंकि फिर गलत टाइम पे खाते पीते हैं तो सोते नहीं है, और पेरेंट्स कहते हैं कि तो सारा दिन भी जाग रहा था, रात को भी नहीं सोया। सही, तो सही। और फिर पूरा ग्रोथ फैक्ट जो बच्चों की ग्रोथ होती है ना, बेसिकली 9 PM से लेकर जो मॉर्निंग के 6 AM होते हैं उसमें मैक्सिमम ग्रोथ होती है। आप इस तरह समझ लें कि आपकी बॉडी एक गाड़ी है और गाड़ी ने रिपेयर शॉप में जाना होता है। वो जो नींद का वक्त है, आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स, केमिकल्स, आपकी रिपेयर, वेयर एंड टेयर जो आपने पूरा दिन उस गाड़ी को चलाया है वो सही हो रही होती है। अच्छा, मेरे पास एक और सवाल है रीज आपके लिए, बिकॉज न्यूट्रिशन पे भी आप लोगों को रेकमेंड करते हो। मुझे ये बताएं कि खाना खाने के बाद जो नींद आती है, ख़ासतौर पे दोपहर का खाना खाने के बाद तो उस वक्त एक नैप लेना, सिएस्टा, कैलुला, जो भी उसको कहना चाहें, वो अच्छा है या बुरा? ये देखें, ये तो हमारी रिलीजन में भी है, ठीक है, इस वजह से क्योंकि उस वक्त आपकी सर्कुलेशन इज डाइवर्टेड टुवर्ड्स योर स्टमक, और वो इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि आपका फूड अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाए। अगर हम उस वक्त ऐसी एक्टिविटी करना शुरू हो जिसमें हमारी बॉडी पे या ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी, तो हमारा फूड डाइजेशन जो है ना वो इफेक्ट हो जाएगी और न्यूट्रिशन खराब होगी। तो अगर आप थोड़ा रिलैक्स करें, आपकी न्यूट्रिशन अच्छी से एब्जॉर्ब हो जाए, तो आप बिल्कुल रिचार्ज होकर उठेंगे। अरे, जहाँ पे फूड हैबिट्स की हम बात कर रहे हैं, आप देखें पाकिस्तान एक अजीब और गरीब मुल्क है। पूरी दुनिया में लोगों के डिनर्स एक तो अर्ली होते हैं, 6-7 बजे लोग खाना खा लेते हैं, यूरोप में, अमेरिका में, और फिर उसके बाद अगर रात को वो गुड टाइम करते भी हैं, सो दे सिट एंड यू नो प्रॉब्ली बातें की। हम रात के 10 बजे के बाद कराची के हर कॉफी शॉप में लोग कॉफी पीने जाते हैं, चाय ढाबे। मुझे ये बताएं, जब आप इतनी कैफीन पियेंगे तो नींद कैसे नहीं आती? बिल्कुल नहीं आती। एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स का टाइम होना चाहिए कि आपकी बॉडी जो है वो कैफीन को एक्सक्रीट कर दे और आप सोएं, वरना उसके इफेक्ट्स रहते हैं। तो लोग अगर सोचते हैं कि हम शाम की चाय पी रहे हैं तब भी नींद अफेक्ट होती है रात की। तो आपने दोपहर में जो चाय वाय पीनी है 2 बजे तक पी लें, ताकि आपको रात को 9-10 बजे। एक्सीलेंट अरीज, बिकॉज मैं एक स्लीप एक्सपर्ट की टॉक सुन रही थी, उन्होंने एग्जैक्टली आपकी वाली बात की थी कि योर लास्ट कप ऑफ टी, आपने जो आखिरी दिन की चाय या कॉफ़ी पीनी है वो दोपहर 2 बजे तक पी लें, बिकॉज वो आपके सिस्टम में रहती है। और अगर आपको ये लगता भी है कि चाय पीने के बाद भी मुझे नींद आ जाती है, क्वालिटी ऑफ स्लीप के बारे में कोई बात नहीं करता, आप डीप स्लीप में नहीं जाते। अरे, डीप स्लीप हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए? स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स जस्ट लाइक जैसे आपने गाड़ी की बात की, हम लैपटॉप की बात करें, हम लोग करते हैं जब वो हीट अप हो जाता है हम बंद करके रख देते हैं कि थोड़ा सा इसको, दैट्स द सेम केस। हमारी बॉडी को जितने भी सेल्स रिपेयर करने हैं, नर्व्स की ग्रोथ होनी है, हमारी बेसिक मेमोरी जो हमारी जो बनती है, जैसे हम लोग जो शॉर्ट टर्म मेमोरी बनाते हैं, वो जो प्रॉपर परमानेंट मेमोरी बनती है, उसके लिए भी हमें नींद जरूरी है। अजीब सी बात यह है कि हमारे यहाँ जो मुहावरे हैं, हम कल परसों भी ये बात कर रहे थे, मुहावरे हैं जो आपको अच्छी आदतों से दूर लेके जाते हैं। यानी कोई गहरी नींद सो रहा तो हम उसको कहते हैं ये पूरे घोड़े गधे बैठ के सो गया है। तो ये भी एक अजीब सी फिनोमेना है। अरीज, एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी कि व्हेन इट कम्स टू स्लीप,
व्हाट इज द रेगुलर, यानी एक आम नॉर्मल इंसान को हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कितने घंटों की नींद जरूरी है? देखिए 6 to 8 आवर्स तो चाहिए, ठीक है। एंड बच्चे जो होते हैं जितने यंग होगा उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, बड़े होते जाते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट कम होती जाती है। बट 6 to 8 आवर्स प्रॉपर स्लीप चाहिए, जिसमें डीप स्लीप भी इंपॉर्टेंट है। डीप स्लीप के फेजेस होते हैं जिसमें रैपिड आई मूवमेंट होती है, से बिल्कुल साइंटिफिक पे चले जाएंगे, लेकिन आपको प्रॉपर स्लीप चाहिए 6 to 8 आवर्स, ठीक है। और 6 to 8 आवर्स में आप लोग करते हैं, हम देखिए स्लीप को हम कवर तो कर सकते हैं, बॉडी तो रिचार्ज कर लेंगे, लेकिन जो रात की नींद है ना, उसका ये नहीं कि आप दिन में सोकर मैंने 6 घंटे दिन में नींद पूरी की थी, ऐसा नहीं होता। बिकॉज आपकी एक बायोलॉजिकल क्लॉक अल्लाह ताला ने सेट की हुई है, जिसके अकॉर्डिंगली आपके हार्मोन्स जो है ना, वो कुछ हार्मोन्स रात को निकलते हैं, कुछ मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग होते हैं। अच्छा, मैंने कहीं ये भी सुना है कि जो जैसे डोपामीन की बात की जाती है, जो आपके खुश रहने के लिए, इत्मीनान के लिए, कंटेंटमेंट के लिए बहुत अहम है, वो आपकी बॉडी रात 9 बजे से लेकर 11 बजे तक सिक्रीट करती है। अगर आप रात 11 बजे तक नहीं सोए हैं तो बॉडी को पूरा एक और 24 आवर्स वेट करना पड़ेगा टिल इट कम्स आउट। तो इसीलिए तो मूड खराब हो जाता है जब नींद पूरी नहीं होती। एग्जैक्टली। अच्छा, ये बातें लोगों को समझ नहीं आती, याददाश्त, हेल्थ, ये तो हमारी प्रायोरिटीज ही नहीं है। जरा इसकी एस्थेटिक्स पे आ जाते हैं। अरीज, अगर नींद पूरी ना हो तो क्या आप मोटे भी हो सकते हैं? मोटे हो जाते हैं। ये देखें जी, अब बताएं जरा ये वाला पॉइंट स्ट्रेस करें। क्योंकि जब आप प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो आपका कॉर्टिसोल मॉर्निंग में अच्छा रिलीज होता है, ठीक है। एंड व्हेन यू नॉट स्लीपिंग, स्लीप डिप्राइव्ड हो जाते हैं, तो आपका कॉर्टिसोल रात को सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, एंड इट्स अ स्ट्रेस हार्मोन। और जब स्ट्रेस होता है तो हम क्या करते हैं? खाना ज्यादा खाते हैं, हमारी बॉडी फैट स्टोर करती है। एंड सेम जब कॉर्टिसोल ज्यादा होता है तो इंसुलिन भी ज्यादा होती है। एक बड़ा यूनिक सवाल मेरे पास आया कि कुछ लोगों का ये कहना है कि हम रात को सो भी जाते हैं और मिडिल ऑफ द नाइट मेरी भूख से आंख खुलती है। अरीज, ये कैसे होता है? यानी अगर आपने खाना भी प्रॉपर खाया, आप सही वक्त पे सो गए, आप समझे 2-3 बजे अगर जाग रहे हैं और उस वक्त आपका कुछ खाने को दिल चाहे, वो अलग बात है। भूख से आंख खुलना, क्या ये कोई हेल्थ कंडीशन? देखिए, हेल्थ कंडीशंस भी हो सकती हैं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में कभी कभी इंसुलिन जब जारी होती है तो उसकी वजह से रिवर्स हम लोग कहते हैं कि जो उनको ग्लूकोज लेवल्स जो है ना उनके डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो होता है। अगर आपने रात की मील जो है वो किस वक्त ली है, उस मील में क्या था। हमें रात की मील ऐसी होनी चाहिए जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो, हाई प्रोटीन हो, ताकि देर तक यूज हो और वो फैट ना कन्वर्ट करें। बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ तो आपने बातें बताई कि जिस तरह एक अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करें। आपके लिए हो सकता है आज रात आप 10 बजे सोने की कोशिश करें तो मुश्किल हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन अपनी रूटीन बनाएं और सुबह जल्दी जागें, तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि विद टाइम आपका ये होने लगेगा। कोई भी चीज हैबिट डेवलप करने के लिए यू नीड एटलीस्ट 3 वीक्स 3 वीक्स 21 to 24 डेज जो है ना, आपको लगता है अगर आप कोई भी चीज की हैबिट डेवलप करना चाहिए, अगर आप खाने पे हैं, सोने पे हैं, कोई भी चीज की हैबिट एटलीस्ट 3 वीक। वेरी क्विकली जो कुछ अरीज ने कहा मैं उसकी समरी आपको देती हूँ। 3 वीक आपको लगेंगे अच्छी आदत को फॉर्म करने के लिए। आप रात को एक ही टाइम पे सोएं और सुबह एक ही टाइम पे उठें। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल अच्छा करें, डाइट अच्छी करें, कम से कम चाय और कॉफ़ी दोपहर 2 बजे के बाद ना पिएं, और आपका खाना, रात का खाना आपके सोने के टाइम से तकरीबन 4 घंटे पहले होना चाहिए। तो अगर आप 10 बजे सोना चाहते हैं, 6-7 बजे के करीब आप डिनर कर लें, जो कि लाइट होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन टू यू, मुझे ये बताएं कि अगर हम कोई यानी ख़ाबावर गोलियां नहीं खाना चाहते, कोई ऐसा फूड जो आपको रात को रिलैक्स करे, कोई कावा, कोई चाय, जिसकी वजह से नींद अच्छी आ सके? ठीक है, मिल्क, ठीक है, इट हेल्प्स, हमारा जो स्लीप हार्मोन है उसको बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो वार्म मिल्क विद अ पिंच ऑफ हल्दी डालने, उसमें हनी डालने, आलमंड्स बहुत अच्छे हैं, बादाम खा सकते हैं आप, ठीक है। देयर आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जैसे बेरीज हैं, ये आपको हेल्प करती है। पाइनएप्पल, इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ मेलेटोनिन, जो आपकी स्लीप हार्मोन है, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा गर्म दूध पीने का दिल नहीं चाह रहा तो टेक पाइनएप्पल विद मिल्क, जबरदस्त, ठीक है, वो बना के लिए। लेकिन वार्म मिल्क एक्चुअली हेल्प्स स्लीप। वार्म मिल्क एक्चुअली हेल्प्स। और एक जगह मैंने और एक ज़बरदस्त बात पढ़ी कि अगर आप रात को गर्म शावर लेते हैं, आप गर्म पानी से नहाते हैं, तो एक्चुअली आपकी नींद भाग जाती है। अगर आपको अपने आप बॉडी को रिलैक्स करना है, माइंड को रिलैक्स करना है, आजकल सर्दियों में ना ट्राई कीजिएगा, लेकिन शाम के वक्त कोल्ड शावर लेके देखें, उससे भी नींद बहुत अच्छी आती है, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। थैंक यू सो मच अरीज फॉर बीइंग हियर। एक और टिप मैं आपको छोटा सा दे दूं, जो किसी ने मुझे बताया था। इन्होंने कहा वार्म मिल्क में बादाम यानी आमंड्स आप ऐड करें। दूसरा, खसकास, अगर आप एक छोटी सी लिनन की वो जो होता है मलमल की पोटली सी बना लें, पॉपी सीड्स को, और गर्म दूध में एक दफा अगर आप उसको घुमा लें, अच्छी नींद दैट इज इट्स अ रिलैक्सेंट। लेकिन ये तो जी कॉमन सी चीजें हैं और घर में आपको इसका इलाज मिल जाएगा। प्लीज स्टे अवे फ्रॉम स्लीपिंग एड या स्लीपिंग पिल्स। ये बहुत ही ज्यादा जो आपके पेशेंट्स होते हैं, और आप देखिए क्वालिटी
क्वालिटी ऑफ स्लीप कभी अच्छी नहीं होती, आप फॉरगेटफुलनेस आपकी बढ़ती चली जाती है, ख्वाब आवर गोलियों से आपकी मेमोरी इफेक्ट, और डे टाइम भी आप ड्राउजी रहते हैं। एब्सोल्युटली, सो दीज आर थिंग्स यू शुड स्टे अवे फ्रॉम। गो फॉर नेचुरल रेमेडीज, थोड़ा सा स्ट्रेस कम करें, नींद अच्छी लें, और इसी के साथ लें एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अब जो मैं इशू उठाने वाली हूँ, इट इज़ वेरी क्लोज टू अ लॉट ऑफ पेरेंट्स। हम बात कर रहे हैं जब आपका बच्चा ओ लेवल्स कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद उसके सामने क्या चॉइसेस होती हैं। बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है बच्चों को लोकल सिस्टम में फोर्स करते हुए उनको ये कहने के लिए कि अब तुम इंटरमीडिएट कर लो, यहाँ के प्रोफेशनल कॉलेजेस में दाखिला लेना, यहाँ के सिस्टम में अपने आप को अडेप्ट करना तुम्हारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, जिस तरह हम देख रहे हैं कि प्राइस स्ट्रक्चर्स और सब चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती चली जा रही हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके पेरेंट्स उनको कहते हैं कि ओ लेवल्स तक तुमने एक फॉर्मल स्कूल में पढ़ा है, अब ए लेवल्स प्राइवेटली दे दो। क्या इसका कोई फ़ायदा भी है? लेकिन ऑन द अदर हैंड फिर आपको जगह जगह जाके ट्यूशन्स भी लेनी पड़ती हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि ए लेवल्स के सब्जेक्ट चूज़ करते हुए, इंस्टीट्यूशन को चूज़ करते हुए आपको कौन सी चीज़ों को जहन में रखना चाहिए, सो दैट यू आर मेकिंग स्मार्ट चॉइसेस फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर फ्यूचर। और आज जो मेरे साथ पैनलिस्ट एक्सपर्ट इस बारे में बात करने के लिए मौजूद हैं, ही हैज़ बीन एफिलिएटेड टू दिस फील्ड विद द मोस्ट प्रेस्टिजियस नेम्स जो इस इंस्टीट्यूशंस की अगर मैं बात करूं इनके क्रेडिट पर हैं। 25 साल से इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं एंड ऑफ कोर्स इन्होंने देखा है स्टूडेंट्स को अच्छे बुरे सही गलत डिसीजंस देखते हुए। और अब बहुत जल्द ही इज कमिंग अप विद हिज ओन इंस्टीट्यूशन वेरी सून दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड द ईडन कॉलेज, और ये ऑफर करेगा ए लेवल्स एंड अदर प्रोग्राम्स। तो हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद सैयद। अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much for joining us this morning. First of all, let's begin with Eden College. It is your brainchild. It's a project of passion. Soon coming in market? जी, inshallah. And you will be inducting your first class when? We have already started the admission process. Right. And inshallah our academic year shall commence in August this year. Oh, brilliant. तो अगर आप इस वक्त options ढूंढ रहे हैं, so Eden Colleges probably should be on your list as well. अच्छा सज्जाद साहब, जो हमने इशू उठाया है आज, आप मुझे बताइए कि अगर एक O levels बच्चा करता है उसके बाद क्या उसके लिए आसान है, मुश्किल है, recommended है आपकी नज़र में? Instead of going for A levels, they should attempt intermediate. पहला सवाल। Thank you for asking this question. It's a very good question. O levels to A levels is a big jump. It's a quantum leap. Yeah. और a lot of students are doing O levels because I think हमारे मुल्क के अंदर बहुत से पेरेंट्स ये बात रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो लोकल सिस्टम है उससे बच्चे की ट्रेजेक्ट्री चेंज नहीं हो सकती। सही। तो बहुत से जो पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे एक नया तरह का पाथ फॉलो करें, उनका एक अलग तरह का करियर हो बनिस्बत जो कि वो फॉलो कर रहे हैं, वो समझते हैं कि वो चेंज उसी तरह लाया जा सकता है कि अगर बच्चा ओ लेवल्स करे, एक्सपोजर होता है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, बच्चे की ग्रूमिंग हो जाएगी, पर्सनल डेवलपमेंट हो जाएगा। वो बातें अपनी जगह सही हैं, बट एट द सेम टाइम जब बच्चे ओ लेवल्स करते हैं तो ओ लेवल का अचीवमेंट देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ओ लेवल्स टू ए लेवल्स इज़ अ सिग्निफिकेंट जंप। एंड इसमें मैं दो बातें बोलूँगा वेरी layman terms, in layman terms, and it's a difficult thing. Sometimes I would look at a result and I would say you can do A levels but maybe not the subjects you want to choose. Right. So for example, if you don't have a very good grade in math, there are people who have C's and D's in math and they want to take A level math, or तो they अगर मैं want to अपने take व्यूअर्स के लिए इसको आसान बनाऊं, आपका जो ओ लेवल्स रिजल्ट आया है, अगर आप स्ट्रेट ए स्टूडेंट हैं तो जिस तरह के सज्जाद साहब कह रहे हैं ए लेवल्स आपके लिए आसान होगा, इट्स स्टिल गोइंग टू बी चैलेंजिंग, लेकिन यू आर इन दैट एली। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका ओ लेवल्स का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया, मीडियोकर ग्रेड्स आए हैं, परहैप्स दैट इज अ टाइम व्हेन यू शुड बी आइदर लुकिंग एट डिफरेंट सब्जेक्ट्स या फिर आप लोकल सिस्टम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं ए लेवल्स के सब्जेक्ट की चॉइसेस में। मेरा ये तजुर्बा है सज्जाद साहब, मानना है कि जो सब्जेक्ट्स आप ए लेवल्स में लें, यू मे और मे नॉट परस्यू देम। ये हमारे लोकल सिस्टम की तरह नहीं है कि अगर आपने प्री इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लिया है या प्री मेड सेलेक्ट कर लिया तो आप इसी लाइन में अब रहेंगे, लेकिन इसमें भी हम अपना खालिसतन पाकिस्तानी तरीका ही अपनाते हैं। हम कहते हैं अगर बच्चे ने लॉ पढ़ा है तो उसने आगे लॉयर पढ़ना है, और अक्सर पेरेंट्स को मैंने ये देखते हुए सुना है कि वो ए लेवल्स में अगर बच्चा अपनी पसंद का फाइन आर्ट्स लेना चाहता है, हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, तो उसको डिस्करेज करते हैं और कहते हैं अब इसके बाद तुम इसको आगे कैसे परस्यू करोगे। इस पर ज़रा सी बात ज़रूर करें। जी देखें, आई थिंक जो बच्चे ए लेवल में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेते हैं,
it's not defining their career, their academic career. They are young, they have the right to expose themselves and decide what is their forte, and sometimes they hit their academic stride in different subjects at different stages in life. So आपकी बात बिल्कुल सही है कि बच्चे जो A level में combination इतनी ज़रूरी नहीं है वो pursue करें. उन 2 सालों में जो A levels में बच्चा स्पेंड करता है, एक बहुत मेजर ट्रांजिशन होती है. बच्चों को अपने अंदर नई तरह की स्किल्स नज़र आती हैं. दे डिस्कवर देयर स्ट्रेंथ्स, दे डिस्कवर देयर वीकनेसेस आल्सो. सो इट्स नॉट रिटन इन स्टोन दैट अगर आपने साइंसेस ले ली हैं तो आप फिर साइंसेस की तरफ ही जाएंगे. यू मे डिसाइड दैट यू हैव a knack for creative writing, may have a knack for doing well in business, you are entrepreneurial by nature, so you want to pursue different lines. That's totally all right. So just 25 years of observing students make good and bad choices, get distinctions. मुझे ये बताएं कि हाल ही में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सेरेमनीज़ में एक बड़ी तादाद में बच्चे डिस्टिंक्शंस के साथ, स्ट्रेट एज के साथ, ए स्टार्स के साथ पहुँचते हैं. ए लेवल्स आसान हो गया है या हमारे बच्चे ज़्यादा स्मार्ट हो गए? सिद्रा, दोनों चीज़ें हैं. आई विल से कि ओवर द लास्ट आई वुड से 10-15 ईयर्स एक तो ग्रेड इन्फ्लेशन हो गई है. बच्चों के ग्रेड्स बहुत ज़्यादा अच्छे आने शुरू हो गए हैं. उसकी वजह से कॉलेज प्लेसमेंट्स में भी प्रॉब्लम हो गई है. दूसरी चीज़ ये कि आई थिंक जो बहुत एक बड़ा इशू है वो ये है कि एजुकेशन हैज़ बीन डम्ड डाउन. सो देयर आर पीपल हु आर टीचिंग subjects, they are delivering education in a very I would say embarrassing way, because students are rote learning, they are not understanding, they don't understand the linkage between what they are studying and its application with the real world. So result is that they get good grades because the curriculum hasn't developed either. They are able to crack past papers and they are able to perform well. But when they have a deeper encounters in life, जब वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं जहाँ तो अप्लाई करने की बात आती है एग्जैक्टली, तो वो जो गैप्स और जो डेफिशिएंसीज होती हैं जो कि कैमोफ्लेज होती हैं वो फिर एक्सपोज हो जाती हैं. लेकिन सजाद साहब, यू नो, वन ऑफ द डिस्टिंक्शंस ऑफ द ए लेवल सिस्टम वाज कि आप रोट लर्निंग से अलग होते थे. आपको यू नो डिज़ाइन थिंकिंग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेहतर बताई जाती थी. आई थिंक अनदर वेरी की एलिमेंट इन ऑल ऑफ दिस इज़, मैंने ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस अब देखी है कि ओ लेवल्स तक बच्चे स्कूल फॉर्मल सिस्टम में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप उसमें भी कई लोग वैसे प्राइवेट अटेम्प्ट करते हैं. लेकिन दूसरी तरफ जो ए लेवल्स लोगों ने प्राइवेटली करना शुरू किया है और सब्जेक्ट की ट्यूशन्स ले लेते हैं, सब्जेक्ट की तैयारी कर लेते हैं, आई थिंक दिस इज़ अ बिग ड्रॉबैक, बिकॉज बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग, यानी 16-17 साल का बच्चा है, आप उसको डिसिप्लिन नहीं दे रहे, आप उसको स्कूल का एनवायरनमेंट नहीं दे रहे. इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आई थिंक स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है. सो आई वुड नेवर सजेस्ट कि बच्चों को आप विड्रॉ करके प्राइवेटली ए लेवल्स करवा दें, अनलेस कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस हों. कुछ बच्चों में ऐसा फियर होता है कि वो स्कूल एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाते, कभी बुलिंग इश्यूज होते हैं, हर तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं. बट बाय एंड लार्ज आई वुड से दैट द स्कूल एक्सपोजर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाउएवर, आपको स्कूल सेलेक्ट इस तरह का करना चाहिए जहाँ पे आपके बच्चे को अटेंशन मिल सके. आज से अगर हम 15 साल पहले चले जाएं, 10 साल पहले चले जाएं सिद्रा, तो जो एक बहुत अच्छी बात थी, जैसे आपने भी अभी मेंशन किया था कि स्कूल्स छोटे होते थे, 200-250 बच्चे, हर बच्चे को इंडिविजुअली नाम से जाना जाता था. टीचर्स पहचानते थे अपने स्टूडेंट्स को. अगर उनके लिए रिकमेंडेशन लिखनी होती थी तो वो दिल से लिखते थे, क्योंकि उनको पता होता था कि बच्चे की स्किल्स क्या हैं, बच्चे की स्ट्रेंथ्स क्या हैं. आजकल ये हो रहा है कि एक कॉलेज में 1200 बच्चे हैं, 1500 बच्चे हैं. दे आर नॉन एंटिटीज, दे आर अ ड्रॉप इन द ओशन. और इससे एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम और भी हो रही है इस जनरेशन के अंदर, जिसको हम जनरेशन Z बोलते हैं. दे आर वेरी प्रोन टू डिप्रेशन, अगर आपने देखा, एंड एंजाइटी. अच्छा, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी सजाद साहब. आई हैव सीन हमारे यहाँ अब माशाल्लाह बहुत सारे ए लेवल्स इंस्टीट्यूशंस हैं, बट दे आर नॉट ऑल वेरी इंक्लूसिव. ये एक मेरे लिए पर्सनली बड़ा पेन पॉइंट है. आई नो सो मेनी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जिनके साथ हो सकता है लर्निंग स्पेशल नीड्स हैं, उनकी सर्टन डिसेबिलिटी allows them that actually hurdles कि वो क्लासरूम में नहीं जा सकते, अगर वो व्हील चेयर बाउंड हैं या अदर उनके साथ इश्यूज हैं. क्या आप लगता है कि what about Eden College, when you are envisioning it now, how will you ensure कि it is as inclusive as possible? देखिए जी, एट ईडन कॉलेज वी हैव फोकस ऑन 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ. एक मैं सर्वे पढ़ रहा था कि अबाउट 2024 पाकिस्तान के अंदर तकरीबन कोई 10 करोड़ लोग होंगे जो कि बिटवीन 40 and 20 की एज ब्रैकेट में जॉब्स ढूंढ रहे होंगे. मेरे पास इस वक्त, मैंने लास्ट 2 साल जिस कैपेसिटी में गुजारे हैं, आई हैव हैड
CVs फ्रॉम वेरी गुड कॉलेजेस इन पाकिस्तान, मैं नाम नहीं लूँगा ऑब्वियसली, और ये बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं, 20-20 लाख 30-30 लाख रुपए अपनी तालीम पे खर्च कर रहे हैं, और ये 60-70 हज़ार की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं और इनको वो भी मिलना मुश्किल हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ करिकुलम को उस तरह से डिज़ाइन नहीं किया जा रहा है ताकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इंप्रूव हो सके और वो किसी जगह पे जाके कंट्रीब्यूट कर सकें। सो दे आर गेटिंग एजुकेशन, सो आई एम नॉट अगेन, सो एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि लोग फॉर्मल एजुकेशन को डिसरिगार्ड कर रहे हैं, किसकी ज़रूरत नहीं है, और एग्जांपल्स क्या हैं, बिल गेट्स ने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, स्टीव जॉब्स कॉलेज नहीं गया, हाँ, दोज आर आउटलायर्स, दोज आर पीपल हु आर वन इन लाइक सेवरल मिलियन। द प्रॉब्लम इज नॉट विद द फॉर्मल एजुकेशन, द प्रॉब्लम इज द वे एजुकेशन इज बीइंग डिलीवर्ड इन दिस कंट्री। आई थिंक आई वांट टू बिल्ड अप ऑन दिस पॉइंट मोर कि फॉर्मल एजुकेशन के नुकसानात के बजाय या आप उसको सिर्फ ट्रांजैक्शनल देखें कि ये डिग्री की उसके बाद इतने की नौकरी मिलेगी, आई थिंक इस सोच से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं अली बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी अली, क्या कहेंगे? मुझे ये कहना था कि आपने आज बहुत ही अच्छा एक टॉपिक चूज किया है। थैंक यू। और ये कि आजकल माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी औलाद ज्यादा से ज्यादा ओ लेवल्स कर ले, ए लेवल्स कर ले, लेकिन जो है ये एक तरह से स्टेटस सिंबल बन गया है। सही। तो और माँ बाप को ये भी नहीं पता होता कि ए लेवल्स और ओ लेवल्स में फर्क क्या है, आगे जाके बच्चे का फ्यूचर क्या बनेगा। तो मैं चाह रहा था कि ये थोड़ा ये इसमें डिफाइन। ठीक है अली, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। जिस तरह के हम कहते हैं कि प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल होता है, अगर हम लोकल सिस्टम से इसकी थोड़ी सी मैं मुशाबहत आपको बताऊं, ओ लेवल्स इज 1 ईयर मोर देन मेट्रिकुलेशन, यानी मेट्रिक में आपकी 10 इयर्स मेट्रिक बनता है, उससे 1 साल ज्यादा इसमें सर्व करना पड़ता है, एंड देन यू गेट ओ लेवल्स। और उसके बाद जिस तरह हम मेट्रिक के बाद इंटरमीडिएट करते हैं, वो अगर आप ओ लेवल सिस्टम में देखें तो ए लेवल्स बन जाता है, यानी यू दैट इज द इक्विवेलेंस ऑफ इट। लेकिन ए लेवल्स करने के बाद अगर आपने लोकल किसी प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको हायर एजुकेशन कमीशन से, बल्कि जो आपका मेट्रिक बोर्ड है, SSC बोर्ड कहलाता है, ये सेकेंडरी स्कूलिंग एजुकेशन बोर्ड, उससे जाके आपको इक्विवेलेंसी का सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। राइट? डिड आई कवर ऑल पॉइंट्स? अच्छा, मुझे एक और बात आपसे करनी थी। जिस तरह आपने बच्चों की एंजाइटी का यहाँ पे जिक्र किया, सजाद साहब, अनदर पेन पॉइंट इज स्कूल चाहे कोई भी हो, फैकल्टी विजिटिंग होती है तो लोग कहते हैं ये स्कूल भी इसी फैकल्टी की बात कर रहा है, इसी टीचर के ऊपर बोस्ट कर रहा है, दूसरा स्कूल भी कर रहा है। हाउ आर स्कूल्स अपार्ट देन? हाउ डू वी नो कि किसका स्टैंडर्ड अच्छा है, किसका नहीं? देखिए, आई पर्सनली थिंक दैट यू आर राइट दैट देयर आर पॉपुलर टीचर्स हु आर टीचिंग इन मल्टीपल स्कूल्स, सो that's sometimes not the unique selling point for a school. I think what should be the unique selling point for the school, which might not be the case in reality, is how well you take care of your students, how well you groom them, how much time are you willing to spend with them. True. And how well you understand their strengths, their weaknesses and their requirements. And I think uske liye ek comprehensive counseling, which is guidance counseling, college counseling and emotional counseling, because emotional intelligence and self-esteem are two very important issues in students these days. And very strong interpersonal skills. एक कॉल आपके लिए है from Abu Dhabi. Let's take that as well. Hello, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बात कर रहे हैं? जी मैं ताहिर मोहम्मद बात कर रहा हूँ अबू धाबी से। जी ताहिर साहब, क्या पूछना चाहेंगे? हाँ, मुझे ये पूछना है कि ये हम लोग जो बच्चों को बाहर ओ लेवल करवा रहे हैं, ए लेवल करवा रहे हैं जी, हम लोग अगर पाकिस्तान में वापस आके एडमिशन लेना चाहते हैं मेरिट पे जी, बच्चों को वहाँ पे एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए इक्वलाइजेशन कैसे होगी? सही। अच्छा ताहिर साहब, मुझे जरा ओवरसीज काउंट ना हो। बिल्कुल, मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिएगा। अभी आपके बच्चे क्या परसू कर रहे हैं? ओ लेवल्स कर रहे हैं या क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त? जी बेटी मेरी ओ लेवल कर रही है। ठीक है। तो हमने यहाँ से ए लेवल करना है जी। उसके बाद मुझे ये पता करना है कि पाकिस्तान में जाकर बच्चों को अगर हम एडमिशन दिलवाते हैं तो ओपन मेरिट में क्या एडमिशन हो सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसका जवाब देना चाहेंगे? जी, देखिए कॉलेजेस की अलग अलग एडमिशन पॉलिसी होती है, बट द स्टैंडर्ड इज के आफ्टर यू कंप्लीट योर ओ लेवल्स एंड योर ए लेवल्स, टू गेट एडमिशन इन अ कॉलेज इन पाकिस्तान आपको 8 ओ लेवल्स करने ज़रूरी होते हैं, जिनमें से 5 जो हैं वो होते हैं कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, जो कि इंग्लिश, मैथ्स, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामियात, उर्दू, और 3 इलेक्टिव ओ लेवल्स होते हैं, और फिर ए लेवल्स। उसके बगैर आपको इक्विवेलेंसी IBCC नहीं देता,
और IBCC की इक्विवेलेंसी के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो आपने अगर O लेवल्स या A लेवल्स अटेम्प्ट किया है तो लोकल कॉलेजेस के लिए, लोकल प्रोफेशनल कॉलेजेस के लिए आपको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। सजाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, फॉर कवरिंग द पल्स ऑफ द पीपल। बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट था, इसको हम दोबारा भी उठाएंगे अपने प्रोग्राम में। आप देखते रहिए आज पाकिस्तान। हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज का टॉपिक है जी न्यू पेरेंट्स, जिसको आसान अगर जबान में कहा जाए कि बच्चों को पालना बच्चों का खेल नहीं है। व्हेन वी आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग टू वेलकम अ यंग पर्सन, और एक नए बच्चे की आमद घर में होने वाली होती है, तो उसके झूले से लेके उसके कपड़ों तक उसकी तमाम चीज़ों की तैयारी होती है। लेकिन जिस चीज़ की तैयारी नहीं होती वो आपका इमोशनल स्टेट है। ये सोचना कि काम किस तरह डिवाइड किया जाएगा, ज़िंदगी कैसे बदलने वाली है, इसके लिए 9 महीने की तैयारी कम पड़ जाती है, क्योंकि आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि अब आपका वक्त आपका नहीं रहेगा। और ख़वातीन के लिए बहुत बड़ा पेन पॉइंट है, बिकॉज एक भरे पूरे ख़ानदान में रहने के बावजूद भी वो कई मौक़ों पर अपने आप को बिल्कुल तन्हा पाती हैं। बच्चा बीमार है तो सिर्फ माँ जागती है, बच्चे को रात को कोई ज़रूरत है तो सिर्फ माँ को ही उठना पड़ता है, कोई उस वक्त मदद को नहीं आता। आज इस पर बात करेंगे और हमारे साथ एक ज़बरदस्त पैनल मौजूद है, उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव विद अस तानिया जहांगीर, हु इज़ अ मदर, अ वर्किंग वुमन and a consultant when it comes to learning and development. Thank you Tania for being here. आप ही के साथ मौजूद हैं, relationship consultant हैं, therapy counseling पे believe करती हैं, and of course she is also an entrepreneur, Samina Faisal Khan. Thank you Samina. And last but definitely not the least, जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप अच्छा फील करें और आप अच्छे कपड़े पहने और आपको कोई कपड़े आपके साइज के नहीं मिल रहे होते, तो जो नाम सबसे पहले जहन में आता है that is Samar Mehdi. Thank you so much Samar for being here. Pleasure. You're a very talented grooming expert and a fashion designer, but you also specialize in making maternity fashion. So thank you very much for being here. सबसे पहले अगर तानिया आपसे शुरुआत करूं, क्या एक माँ को पता भी होता है कि उसके साथ होने क्या वाला है, यानी ये कपड़े, झूला, क्रेडल, ये यहीं तक सोच रही होती है वो बेचारी? आई बिलीव के इस तरफ दिमाग नहीं जा रहा होता, बिकॉज व्हेन यू कंसीव योर फर्स्ट बॉर्न, पहला बच्चा होता है तो एक्साइटमेंट होती है, घबराहट वाला फेज आई थिंक बाद में आता है, क्योंकि पहले हम लोग सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग और बच्चे का किधर रखने हैं क्रिब्स, क्या चीज लेनी है, इज इट अ बॉय और इज इट अ गर्ल, वो पूरा प्रोसेस उसमें चल रहा होता है और हमारा दिमाग नहीं जाता कि उसके बाद क्या होना है। और शायद हमारी सोसाइटी में भी इस बारे में बात ज्यादा नहीं की जाती। हमारी मदर्स हमें नहीं बताती कि तुम्हें मेंटली बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए अपने आप को तैयार करना है, और वो एक्साइटमेंट एकदम एंटी क्लाइमेक्स हो जाता है, उसके बाद क्लाइमेक्स हो जाता है। हाँ। और मुझे लगता है कि वो बहुत एकदम फौरन से ही हो जाता है, अच्छा, फर्स्ट मंथ ही वो स्टार्ट हो जाता है। मुझे सबसे बड़ी वजह समीना ये लगती है कि आप जिस तरह वो बॉल एक बहुत ज़्यादा ऊंची किक आप उसको मारते हैं ना, कि आपके इमोशंस इलेटेड होते हैं। हर कोई आपको दर्स दे रहा होता है कि आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दी है, अब जन्नत तुम्हारे कदमों के नीचे है, लेकिन आपकी एग्जॉस्शन इज़ वेरी रियल। यू आर नॉट गोइंग टू फील हैप्पी ऑल द टाइम। पोस्टपार्टम डिप्रेशन की कोई बात नहीं करता, और जो जिम्मेदारी की बात की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है ये बदलाव खातून की या माँ की जिंदगी में आ रहा है, बाप ये तमाम जिम्मेदारियों से आ रही है। देखें, दिस इज़ वेयर वी नीड टू रियलाइज़ कि हमें शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट आता है ना, हम कहते हैं कि जी शेयरिंग इज़ केयरिंग, हमें पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू पेरेंटिंग हमें ये शेयरिंग और केयरिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाता। मैं आपको बताऊँ, सबसे ज़्यादा एग्जॉशन बच्चे को संभालने में नहीं आती, इट्स व्हेन यू आर बीइंग जज्ड। ये बहुत ज़रूरी है। हम पहली मतलब मेरे लिए जब मैं माँ बनी थी, मेरे लिए वो सबसे बहुत एक नया फेज़ था, मेरे लिए भी, मेरे हस्बैंड के लिए भी, मेरे इर्द गिर्द और घर वालों के लिए भी। वी लिव इन अ न्यूट्रल फैमिली सिस्टम, मतलब इट वाज मी एंड माय हस्बैंड। उनके लिए भी नया था सब कुछ, मेरे लिए भी नया था, लेकिन जो आसपास के मशवरे आ जाते हैं, ठीक है, और जो जजिंग होती है ना, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुम रात को जागोगी, इसको दिन में सुला दो, यू नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप बच्चे के अकॉर्डिंगली चल रहे होते हो, ठीक है। वो बच्चा जो 9 महीने पेट में होकर आया है दुनिया में, वो अपने टाइम से जागेगा, अपने टाइम से रोएगा, ठीक है। लेकिन हमसे क्या कहा जाता है, इसको पूरा दिन सुलाओ ताकि रात को जागना ना, पूरा दिन जगाओ, थकाओ ताकि रात को आपको इसको सुलाना पड़े। फिर हस्बैंड इज एट वर्क, व्हेन ही कम्स ही एक्सपेक्ट्स टू बी रेस्टिंग, ठीक है, कि मुझे पूरा दिन मेरे आराम में खलल ना पड़े। तो मैं भी तो पूरा ही दिन काम कर रही थी ना, सो दैट इज व्हेन यू प्लीज स्टार्ट
द कॉन्सेप्ट ऑफ अच्छा, ये बड़ा कॉमन मसला है। समर, मुझे ये बताया, जब आपको अपने आप को जो आईना दिखा रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा, जिंदगी वैसी बदल गई है, नींद का कोई टाइम नहीं है, खाने का कोई टाइम नहीं है, हस्बैंड पे कितना गुस्सा आता है उस वक्त? I really feel bad for my husband उमर because मैंने उसके ऊपर इतना गुस्सा निकाला है simply because not because he didn't help. He helped my entire family, my mom, my sister, my father, everyone helped. लेकिन होता ये है कि आपको फिर भी गुस्सा आता है क्योंकि आपको लगता है कि फिर भी even though he is helping, he is still going to work, जबकि मुझे काम से टाइम ऑफ लेना पड़ा था. Secondly, you know, you feel you have gained weight. एंड अगर आपने कभी वेट गेन नहीं किया अपनी लाइफ में तो ऑल ऑफ अ सडन यू गेन वेट, वो एक डिप्रेशन, फिर यू आर नॉट गोइंग आउट, यू आर नॉट मीटिंग फ्रेंड्स, डिस्पाइट द फैक्ट कि लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं. मियाँ भी आ रहा है काम के बाद, ही इज ऑफरिंग कि मैं क्या करूं, मुझे बताओ ये, बट एक वो जो डिप्रेशन होता है ना, समटाइम्स यू आर इरैशनल आल्सो अबाउट इट बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. तो पहले बच्चे के बाद तो माय फर्स्ट बॉर्न के बाद तो मुझे बहुत बहुत बुरा गुस्सा, डिप्रेशन व्हिच got off after like you know. अच्छा, ये तो you all of you were lucky कि आप कह रहे हैं कि आपके हस्बैंड्स आपको हेल्प भी कर रहे थे, एक सपोर्ट नेटवर्क भी था. तानिया, ये भी तो रियलिटी है, हमारे यहाँ ये बैलेंस नहीं है. मर्द हज़रात हेल्प नहीं करते, जब तक बच्चा खुश है, हंस रहा है, थोड़ी देर उससे खेलना है, तब सारे आपके साथ हैं. जैसे ही उसने रोना शुरू किया तो सबकी निगाहें जी माँ का है, इसकी नानी एक मिसाल देती है, रोता हुआ बच्चा माँ का होता है. वो हम बड़े परेशान होते थे कि पता नहीं नानी क्यों कहती है, बट जब हम उससे गुजरे तो एहसास हुआ कि बच्चा बीमार है तो माँ का है, रो रहा है तो माँ का है, नींद है तो माँ का है, क्यों नहीं कोई और वॉमिट कर रहा है तो माँ का है, डायपर गंदा है तो माँ का है, आप ले जाएं आपका बच्चा है. एग्जैक्टली. तो वो एक हम उस माइंडसेट से बाहर नहीं आए. हमने लोगों को ये कॉन्सेप्ट अपने घरों में माओं ने आगे अपने बेटों में नहीं डाला. हाँ. हम जब घरों में बच्चियों को कहते हैं भाई आया है उसको पानी पिलाओ, उसको खाना दो, तो हम ये क्यों नहीं कहते बहन आई है कि उसको खाना दो, उसको पानी पिलाओ. Exactly. ये बिल्कुल नीचे से अपब्रिंगिंग जो स्टार्ट होती है ना, वो फिर चलती है. वो फिर अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे उठाया था समीना, मैं आपके पास ये लेके आना चाहूंगी कि गुस्सा इस बात का है कि आप जज्ड फील कर रहे हैं, राइट? ये जजमेंट कितनी रियल है और कितनी सिर्फ हमारे जहन में? इट्स ये परसेप्शन है क्योंकि जो मुझे जज कर रहा है उसको भी जज किया गया था. You know, so that cycle कभी ब्रेक नहीं होता. सास भी कभी एग्जैक्टली. तो उनका भी कसूर नहीं है. उनको उनकी सास ने जज किया, उनको उनकी नंदों ने जज किया. मुझे भी आई एम वेरी लकी कि मुझे बहुत बहुत बेहतरीन सपोर्ट नेटवर्क मिला, मेरे मैके में भी, मेरे ससुराल में भी. सो आई गेस पहला बेबी तो मेरा बड़ा एक फैंटेसी वर्ल्ड में बड़ा हुआ, पैदा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत जबरदस्त पहला बच्चा था मेरे घर में, तो हर तरफ से बहुत प्यार मोहब्बत मिला. सेकंड बच्चा जब होता है ना, वो शायद एक रूटीन में आ जाता है कि चलो सब वही रिपीटेशन हो रही है आपको, तो वो एक्साइटमेंट कम हो जाती है. दूसरा फिर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमने भी बच्चे पाले थे, तुमने एक बच्चा बड़ा किया है, यू नो. अब कोई नॉवेल्टी नहीं है, यानी पहले की तरह जितने लड़की के भी नाज नखरे उठाए जा रहे होते हैं समर, दूसरे की दफा वो समझते हैं फैक्ट्री अरेंजमेंट. यू नो एडवांटेज एक ये मुझे पर्सनली फील हुआ दैट आई हैड नो टाइम टू इवन गेट डिप्रेस्ड बिकॉज माय ओल्डर वन, मेरा बड़ा वाला 3+ का हो चुका था. आप इतनी बिजी थी कि आपको डिप्रेस होने का टाइम नहीं, एडमिशन एंड दिस एंड दैट, मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं डिप्रेस्ड हूं एंड आई न्यू एवरीथिंग, सो मुझे ऑलरेडी पता. अच्छा, ये बात कितनी सही है कि खवातीन फिर थोड़ी सी ढीठ भी हो जाती हैं. यानी पहले बच्चे की दफा जितना जजमेंट दूसरों की बुरी लग रही होती है, टोकना बुरा लग रहा होता है, दूसरे की दफा आप भी कह देते हैं अच्छा बहुत प्यार आ रहा है, खुद कर दो, है ना? दूसरे की दफा आई टेल यू व्हाट हैपेंस कि हमारी थोड़ी सी लर्निंग भी हुई भी होती है ना, तो हमें उन जजमेंट्स को, उस एग्जॉस्शन को थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने में भी और उसको बेयर करने में भी एक थ्रेशोल्ड हमारा मजबूत हो जाता है. ठीक है, फिर हम इतने ढीठ भी बन जाते हैं कि अगर कोई जज भी कर रहे हैं ना, तो उनको आंसर करने में या जैसे कहते हैं हमारी बेचारी अल्लाह मियाँ की गाय थी, ये तो बच्चे आने के बाद इसकी आवाज हम घर वालों ने भी सुनी है और मोहल्ले वालों ने भी सुनी है. एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं. इसके अलावा हमने पब्लिक ओपिनियन भी लिया है, लोग क्या कहते हैं इस इशू के बारे में वो भी आपको दिखाएंगे. बट फर्स्ट लेट्स टेक दिस कॉल. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सिद्रा, कैसी हैं? याहिया बात कर रहा हूं. बिल्कुल ठीक ठाक. आइए आइए, आपका इंतजार था. इस महफिल में तमाम खवातीन हैं, तो जरा आप मेल पर्सपेक्टिव भी दें इस इशू के ऊपर. नहीं, मैं तो बिल्कुल मुत्तफिक हूँ खवातीन से. उसकी वजह देखिए, बच्चे पालना माँ का ही काम होता है. लो भाई, बिल्कुल. और हम उसको अगर आज के दौर को रियलाइज करूँ तो हमारा जो बच्चों का पालने का तरीकेकार है, हमें अकॉर्डिंग टू टाइम चलना पड़ेगा. नहीं, या आपकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं करती. ये क्या बात हुई कि बच्चे पालना माँ का काम है? माँ ने कोई ऑनलाइन शॉपिंग थोड़ी की थी बच्चों की.
नहीं देखिए बात ये ना, हम उनको जो मेरा मकसद नेचुरल वे होता है ना, अल्लाह ताला ने उसका सिस्टम बनाया हुआ है। हमारे जो ऊपर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो समझते हैं कि ये नहीं कर सकते, लेकिन वो कर सकती हैं। मेरा मकसद कहने का ये है, जो आपकी एक गेस्ट फरमा रही, हमारा ये मुद्दा ही नहीं है या यहाँ पे ये हम इशू ही नहीं डिस्कस कर रहे कि खवातीन कर सकती हैं या नहीं करी, वो तो बेचारी सदियों से करती चली आ रही हैं। सवाल ये है कि मर्द हजरात और जो न्यू फादर्स हैं वो क्यों नहीं हाथ बटाते? सिद्रा इट्स वेरी अनफेयर। अब तो इतना हाथ बटाने की आप सोच नहीं सकती। आपने बात ही शुरू ऐसे की, आपने तो कहा कि नहीं जी वो तो काम ही माँ का है बच्चे पालना। नहीं, आप ब्रॉड एस्पेक्ट में बात करेंगे तो अगर आप नाउ आई रियलाइज योर क्वेश्चन, मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल के दौर तो बदल चुके हैं। आज तो मर्द आपका साथ दे रहा है, आपका मर्द टेबल साफ करता है, किचन में चला जाता है, बड़े मर्दों को सिखाया जाता है। लेकिन देखिए चेंज हो गया टाइम, आप रियलाइजेशन दूसरी होगी। क्योंकि मेरा आपके लोग, मैं एक बात जो सवाल आपसे करना चाहता हूँ, आपके तमाम गेस्ट से करना चाहता हूँ, वही करना चाहता हूँ। देखिए बात ये है कि आज का दौर डिफरेंट है, क्योंकि आपके बच्चे, आपकी मसरूफियात चेंज हो चुकी हैं। आप बहुत, तो आप नहीं समझती कि हमें बच्चों को जो केयर देनी चाहिए वो किस तरह देनी चाहिए, और आप टाइम मैनेजमेंट किस तरह करती हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया याया। आपकी बात में मैं इस हद तक जरूर एग्री करूंगी कि जो जजमेंट की बात मेरे पैनल ने भी की, उसमें एक बड़ा फर्क हमने ये भी देखा है कि लॉट मोर वुमेन आर वर्किंग टुडे। तो जो जजमेंट वो फेस करती हैं वो ये होता है कि उनकी जिंदगी का, उनकी तमाम सोचों का महवर उनका बच्चा नहीं हो सकता। और जो ओल्डर जनरेशन थी, चाहे वो उनकी सास हो या उनकी अपनी वालदा हो, उनको इस बात पे जज करती हुई नजर आती हैं कि हमने तो जी तमाम जिंदगी बच्चों के लिए वक्फ कर दी। दैट इज समथिंग दैट द वुमन टुडे इज स्ट्रगलिंग विद। इस पे बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। कितनी जजमेंट है, यानी बच्चा सांस ले तो जजमेंट, माँ बेचारी सामने से गुजर जाए तो जजमेंट, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट माय पैनल हैज बीन टॉकिंग अबाउट। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, वर्किंग वुमेन का डिलेमा। हमारे यहाँ पिछली जनरेशन में आपको कम ऐसे सिचुएशंस नजर आएंगी जब मदर्स वर्किंग वुमेन थी या उन्होंने बच्चे होने के बाद भी अपने काम को जारी रखा। आज की खवातीन जब काम पे वापस जाना चाहती हैं या ये भी चूज करती हैं कि काम पे नहीं जाना, दोनों तरफ से ये एक दोधारी तलवार है। इस पे बात करते हैं। तानिया क्या कहेंगी, यू डिसाइडेड टू गो बैक टू वर्क और आपको माशाल्लाह जजमेंट किसी और से नहीं अपनी अम्मी से मिली। बिल्कुल, अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा, अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से, करीबी लोगों से बहुत ज़्यादा जजमेंट मिली। हाय बेचारी छोटी बच्ची क्या करती होगी, डे केयर कैसा होगा। बट यू डोंट अंडरस्टैंड कि मैं भी तो एक प्रोसेस से गुजर रही हूँ, मैं भी अपनी औलाद को छोड़ के जा रही हूँ, मैं काम पे हूँ और मैं डिवाइडेड हूँ, मैंने उसको पिक भी करना है, मुझे घर ले जाके उसकी रूटीन देखनी है, तो मैं तो ऑलरेडी बहुत प्रेशर में हूँ। आई डोंट नो लोग ये बात क्यों नहीं समझ पाते। ये डिसीजन आपका अपना था, इस पे बहस मुबाहिसा हुआ था, हस्बैंड को कन्विंस करने की जरूरत पड़ी थी? उनके साथ मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था, बिकॉज व्हेन शी वाज बोर्न, तो वी लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली, तो देयर वाज नो सपोर्ट। हम दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्ट थे। मे बी शायद इसमें इसलिए मुझे थोड़ी आसानी हुई उनको कन्विंस करने में भी और उनको चीजें सिखाने में भी कि बच्चे को किस तरह से देखना है। तो वो मुझे बड़ा हेल्प किया कि हम दोनों ही हैं, मैं नहीं करूंगी तो तुम करोगे, वो वाली चीज आ गई। ठीक है। और अगर मैं अपने अंदर वो रखती कि बस मैं ही करूंगी तो फिर मैं ही करती रहती। सही। तो इट्स लाइक आपको बताना पड़ता है अपने पार्टनर को कि आपका भी उतना ही रोल है, ये पार्ट आप बांटो, ये पार्ट मैं बांटू। तो सेम है कि हमने डिसाइड किया कि हम जब तक 1-1.5 साल की नहीं हो जाती बच्ची, तो आप शुरू के माइलस्टोन है बच्चे के पूरे कर लो एंड देन आई विल गो बैक टू वर्क। बिल्कुल। समीना, यू हैड टू गो थ्रू पोस्टपार्टम डिप्रेशन और आपको ये काफ़ी अरसे बाद 3 महीने बेबी की बर्थ के बाद हिट किया था। जब तक आपके वहमो गुमान में आपने समझा या तो फौरन होता है या नहीं होता। तो मुझे ये बताएं, एंड यू ऑल्सो डिसाइडेड कि आप काम पे वापस नहीं गई थी, आपने बच्चों पे फुली फोकस किया। डिड दैट मेक, इससे आपकी ज़िंदगी ज़्यादा आसान हुई या जजमेंट फिर भी आई? फिर भी आई, बिकॉज फॉर्चुनेटली आई हैव वेरी प्रोग्रेसिव मॉम्स एट बोथ साइड्स। मेरी अम्मी भी, मेरी सास अम्मी भी बहुत प्रोग्रेसिव ख़वातीन हैं, एंड दे वांटेड मी टू एक्सेल इन माय करियर में जो भी काम कर रही थी पहले भी। तो जब आई डिसाइडेड टू रिज़ाइन फ्रॉम माय जॉब टू फोकस ऑन माय किड्स एंड टू बी विद देम हमेशा, तो दोनों तरफ से एक शौक लगा के काम छोड़ दोगी, घर पे बैठ जाओगी, इतना पढ़ा लिखा, जितना मुझे पढ़ा लिखा, अब वो लाइफ है आगे आने वाली है कि मैं वो सारा ट्रांसफर करूं इनटू माय किड्स। वो मैं ये समझ रही थी कि शायद मैं अपने बच्चों के साथ रहूंगी तो आई विल बी अप्रिशिएटेड, बट आई वाज़न्ट। बिकॉज़ आप अगर डिलेमा को समझना चाहें, पाकिस्तानी खातून को कभी तारीफ नहीं मिलती, चाहे वो घर में रहे या वो ना घर में रहे। समर, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, इसकी तो आगाही भी नहीं है, लोग इसको कोई चीज मानते ही नहीं है, बल्कि अगर गलती से नई माँ इस बात को एक्सप्रेस भी करे तो समझा जाता है तुम नाशुक्री कर रही हो। दिस फर्दर गिल्ट पाइल्ड ऑन। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और मैं तो खुद इससे गुजरी हूँ। अच्छा, मुझे खैर इमीडिएटली हुआ था, आई थिंक आफ्टर 2 months
it's subsided. हर everyone's different, सबका अलग अलग होता है. But you know, coming back to जो इन्होंने अभी कहा बच्चों के हवाले से भी मैं ये समझती हूँ कि because माशाल्लाह से my older one is now 16 and my younger one is almost 13. So they are at that age where जब मैं उनको देखती हूँ तो you know they appreciate the fact that their mom works and she is completely hands on with them and she's there for them whenever they need me as well. So मुझे लगता है जो working women के बच्चे होते हैं on some level perhaps they appreciate their mother a lot more and they're a lot more independent. What I really like is कि there is enlightenment coming, यानी इस बहुत लंबी सुरंग के आखिर में कुछ रोशनी नजर आ रही है क्योंकि अब मैटरनिटी लीव के साथ साथ हमने देखा कि पार्लियामेंट में इस चीज़ का भी बिल जमा कराया गया है कि फादर्स को भी पैटर्निटी लीव मिलनी चाहिए, पेड लीव मिलनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को पालना, उसका ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ एक माँ का काम नहीं है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके सामने। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे जजमेंट की, आप लोगों के अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ जो आप इर्द गिर्द देखते हैं, फादर्स कितने ज़्यादा फोर्थकमिंग है, और दूसरी ये चीज़ कि जब हम, मुझे ऐसा लगता है कि माँ भी तो उस एक्सपीरियंस से पहली दफ़ा गुजर रही है, लेकिन फादर्स को ऐसा रबर ग्लव ट्रीटमेंट हम क्यों देते हैं कि अगर उसने बच्चे को उठाया तो पीछे से कोई ना कोई ज़रूर चीखेगा सही तरह करो। हम फादर्स को भी ज़्यादा नहीं टोकते? हाँ, आई एग्री टू दिस, आई एग्री टू दिस कि हम लोग शायद हम वो एक ट्रस्ट वाली चीज़ आ जाती है कि ये पता नहीं बच्चे को कैसे रखेगा, सही से संभाल पाएगा या नहीं पाएगा, बट आई बिलीव इज अ फादर, यू कैन ट्रस्ट आइदर मदर और अ फादर, तो दे आर इक्वल। ठीक है, उसको थोड़ा मुश्किल होगा बट ही सीख जाएगा वो। अच्छा, हम मौका नहीं देते सीखने का। सुबह हम यही बात कर रहे थे कि हमने कहा कि 4 reasons, एंड दिस वाज फ्रॉम द ओपरा मैगजीन, 4 reasons why you may hate your wife। तो उसमें से एक रीज़न ये था कि आप एक फन लविंग इंसान से शादी करते हैं, फिर आपकी यही माशरे की बातें, स्टीरियोटाइप्स उसको सिर्फ एक माँ बनने पर मजबूर कर देते हैं, और हमें बार बार ये बताया जाता है खातून अगर माँ बने तो उसकी ज़ात सिर्फ और सिर्फ उसके बच्चों के लिए, वो कुर्बानी भी देगी, वो बस मदर मैरी बन जाए। तो सबीना, ये एक जो हमारे ख्यालात हैं, इसकी वजह से अ वुमन इज़ प्रैक्टिकली बीइंग आस्क्ड कि तुम्हारी जितनी लाइक्स डिसलाइक्स थी उसको तुम अब एक बैक सीट दे दो। ये कितना मुश्किल होता है करना? ये बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये बेंचमार्क ही गलत है। हाँ, ठीक है, आप इतना आइडियलाइज या इतना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एक माँ के साथ लगा लेते हैं कि बस वो एक इंस्टाग्राम मदर बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता, राइट? मतलब मैं तो पूरे दिन की रूटीन में ये भी भूल जाती हूँ कि मैंने पिछले दफ़ा कितने, मतलब कब मैंने बाल कॉम किए थे, या मैंने मुंह कब धोया था। एंड दिस इज़ वेरी रियलिस्टिक। मैं घर पे ही रहती हूँ, लोग समझते हैं कि आप घर पे रहती हैं, आपके पास काम ही क्या है? हाँ, बच्चे संभालती रहती हो, खाना बनाया, आई डोंट इवन कुक। ठीक है, तो क्योंकि कुकिंग मुझे ऐसा लगता है मुझे नहीं आती, राइट? मैं बना लूंगी, अच्छा बन जाएगा, बट दैट्स नॉट माई प्रायोरिटी। मैं अगर कहीं से, क्योंकि वो टाइम जो है ना, दैट्स सेकेंडरी टाइम, मैं कहीं से पकवा के, होम मेड फूड बिजनेस आजकल बहुत सारे हैं। इस पे भी तो जजमेंट आती होगी कि टाइम सही मैनेज नहीं कर रही हो। मैं बता रही हूँ ना कि सारा दिन आप करती क्या हो? खाना तुम नहीं बनाती, ठीक है, बच्चों के साथ तुम बैठी रहती हो सारा दिन, जॉब पे तुम जाती नहीं हो, सो व्हाट डू यू डू? एंड व्हेन आई रियलाइज मेरी क्लॉक पे 24 घंटे कब खत्म हो जाते हैं, रात को नींद पूरी नहीं होती, सुबह आप उठते हो, आप थके हुए होते हो। हाउ अनरियलिस्टिक इज द मैन्स एक्सपेक्टेशन? जो इस पे बात पे मुझे सोच लिया ना कि भाई मैंने तो एक फन लविंग, बबली, बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी की थी, वो लड़की पता नहीं कहाँ खो गई। समर, क्या हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि इन तमाम कामों को करने के साथ साथ खातून बहुत ही चार्मिंग भी हो, खूबसूरत भी हो, साइज 0 रहे? ये कितना गलत है? हाँ, ये भी बहुत गलत है, वेरी रॉन्ग। बट आई थिंक देखो, मैन को पालता कौन है? मोस्टली घर में माँ पालती है, राइट? द वे आवर सोसाइटी वर्क्स। तो आई थिंक बिकॉज मैं खुद 2 बेटों की माँ हूँ, तो मुझे लगता है माँ की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो हमारे यहाँ, मुझे लगता है जितने भी जजमेंटल कमेंट्स मोस्टली आते हैं ना, वो औरतों पे, औरतों से ज्यादा आते हैं, मर्दों से कम आते हैं। एंड आई फील कि उस मर्द को भी जो आपका शौहर बना है, किसी ने तो पाला है। सो क्लियरली उसकी अपब्रिंगिंग में आपने उसे ये सब नहीं बताया, which you should, these are the things जो हमारे यहाँ हमेशा कहते हैं ना, लड़की को तरबियत, लड़की की, I think लड़की की तो तरबियत अपनी जगह, but you really need to tell your son, हाँ, focus on your sons, कि कल को जब वो किसी का शौहर बने, या इवन शौहर भी छोड़ो, सोसाइटी का एक फर्द बने, तो उनको पता होना चाहिए कि उनको किस तरीके से एक और ह्यूमन बीइंग, जो कि औरत है बट ह्यूमन बीइंग है,
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ह्यूमन बीइंग है, फिर औरत है। अच्छा, इस तरह ट्रीट वेरी पॉइंटेड क्वेश्चन फॉर माय एंटायर पैनल। खवातीन क्योंकि इस प्रोसेस से गुजरने के बाद अपनी लुक्स के बारे में बहुत कॉन्शियस हो जाती हैं और लुक्स आपकी बदलती हैं। आपने वेट पुट ऑन किया होता है, कुछ लोगों की पिगमेंटेशन हो जाती है, पैचेस होते हैं, आपके बाल गिर रहे हैं, आपका मूड सही नहीं है, आपके पास वक्त नहीं है कि आप अपने नेल्स बना सकें, सैलून जा सकें। उस वक्त उसको किस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत होती है और क्या ये बात सही है कि उस खातून की जो डिजायरेबिलिटी है वो कम हो जाती है एंड शी इज सीकिंग वैलिडेशन कि कोई मुझे तारीफ कर दे, यार मुझे तारीफ के 2 बोल बोल दे, ये होता है? बिल्कुल, आई एग्री टू दिस सिद्रा कि एक तो आपकी अपनी पर्सनल अंदर की जंग चल रही होती है कि मेरे साथ क्या हो गया, मैं कैसी हो गई, बट मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी हमें खुद से ही स्टार्ट करनी चाहिए कि हम अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू करें। हम बहुत कम अप्रिशिएट करते हैं खुद को। हमें लगता है हम लोगों के परसेप्शन के हिसाब से खुद को बनाना शुरू कर देते हैं। राइट, कि मैं जा रही हूँ दोस्तों में तो मुझे ऐसे दिखना है या मुझे ये वाला एक इमेज देना है। बट मुझे लगता है कि हम थोड़ा इसको अदर वे अराउंड कर लें कि मैं किस चीज में कंफर्टेबल हूँ। जब आप अपने आप को कंफर्टेबल और एक थोड़ी अप्रिसिएशन देंगे ना, तो आई थिंक यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल। एब्सोल्युटली। लेकिन समीना, ये जो स्ट्रगल है कि एक वो कहते हैं ब्यूटी इज अ फीलिंग, व्हेन यू आर नॉट फीलिंग ब्यूटीफुल, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? उस वक्त व्हाट माय हस्बैंड डज टू मी, एंड मेरी सास हमेशा एक बात कहती है कि जब बच्चा सो रहा हो ना उसके साथ सो जाओ। बाकी काम कौन करे? आप करके देखो। और मेरे साथ तो ये होता है कि जब बच्चा सो रहा होता है ना, मेरी चेकलिस्ट एकदम उजागर हो जाती है। लंबी ये करना है, ये करना है, ये करना है, एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं कुछ भी नहीं करी होती, बच्चा सो रहा है ना, मैं कोने में बैठ के थोड़ा सा मोबाइल पे भी मी टाइम मिल जाए ना, दैट्स वो क्या कहते हैं कि एक बड़ी गनीमत है, ब्लेसिंग है। बट माय हस्बैंड ऑलवेज ट्राइज टू गिव मी सम स्पेस, मी टाइम देते हैं कि जी बच्चे आज मेरे पास रहेंगे फॉर दिस एन आवर, यू गो एंड जस्ट डू व्हाटएवर यू लाइक, गो टू अ स्पा, गो टू आपका बाबा जी कौन है? बहुत सारी खवातीन देख के कह रही होंगी हमारे मियां के सर पे हाथ फिरवा दे। माय फ्रेंड्स हु नो मी, दे नो माय हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दे डू कॉम्प्लीमेंट दैट। तो ये छोटी सी एक सपोर्ट है। थोड़ी देर के लिए अगर आप बोल दो ना कि बच्चे मेरे पास हैं, यानी ये बात समझ ये कर लो प्लीज कि माँ को अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन अपने बच्चों से थोड़ा सा ब्रेक एक माँ को भी चाहिए। और ये प्रेगनेंसी से ही शुरू होती है ये चीज। यू नो व्हेन यू आर प्रेग्नेंट, आई मीन दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड माय मैटरनिटी लाइन, बिकॉज मैंने देखा कि यहाँ पे तो कोई, देयर आर सो मेनी डिजाइनर्स, नो वन एवर थिंक्स, जिस मुल्क की इतनी आबादी है वहाँ कोई मैटरनिटी लाइन पे फोकस नहीं करता। का कॉन्सेप्ट कोई फोकस ही नहीं करता। बस आपको सिर्फ एक मशवरा दिया जा रहा था कि आम अगर तुम साइज 10 लेती थी, साइज 16 ले लो, और भी इस्तेमाल होगा। अक्सर चक्कर तो दर्जी के लग रहे होते हैं कि इसको थोड़ा सा खोल दें, वापस इसको बंद कर देंगे। अम्मा के कपड़े के बाद ही, वो तो शादी के वक्त व्हेन गर्ल्स कम टू मी टू गेट देयर ट्रूसोस डिजाइन, तो माएं बोलती हैं कि बेटा थोड़ा अलाउंस प्लीज छोड़ देना, क्योंकि बाद में तो इसने बढ़ना ये सोच लिया है, सोच ही लिया है। आप ओबेसिटी की तरफ गामजन है। एक कॉलर हमारे आप बोलेंगे, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? नेहा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी नेहा, क्या कहेंगे? जबरदस्त टॉपिक चल रहा है हमारा। जी एग्जैक्टली, बहुत जबरदस्त टॉपिक है बिल्कुल, और स्पेशली जो पेरेंटिंग है उनके लिए तो बहुत बहुत ज्यादा है। बिकॉज देखिए, जो जिनके एक बच्चा होता है या 2 बच्चे होते हैं वो तो इजीली मैनेज हो जाता है। अच्छा। लेकिन इफ यू हैव अ 4 किड्स या इफ यू हैव अ 3 to 4 to 5 किड्स, तो वो उन बच्चों के लिए, मतलब उन पेरेंट्स के लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनके लिए 1 मिनट की खामोशी उनके साथ इजहार सॉलिडारिटी के लिए 1 मिनट की खामोशी उनके लिए। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी ना, मुझे लगता है अगेन पता नहीं इस पे मुझे, अच्छा अभी तक क्योंकि इस पैनल में मैं समझ सकती हूँ 2-1 की एवरेज है, तो जैसे उन्होंने 3-4 कहा ना, यहाँ तो एक रंग आए, एक रंग चला। इस सोसाइटी में जहाँ माशाल्लाह से हमारे रिसोर्सेज कम है और आबादी इतनी ज्यादा है, थोड़ा सा ख्याल फिर हम लोगों को भाई वो करना तो चाहिए। एक मैक्रो लेवल बात होगी ना, समझ हम अपने पेशेंस, अपने एग्जॉस्शन की बात कर रहे हैं। गोल्ड मेडल मिलना चाहिए जी। 1 मिनट की खामोशी आपके लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।
एवरीवन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है, बहुत ज़्यादा हमने इंटेंस सब्जेक्ट्स तो ऑफलाइन भी डिस्कस कर लिए। आप भी कॉल कीजिए और बताइए कि क्या वाकई आपको लगता है कि जब पेरेंटिंग की आप दुनिया में दाखिल होते हैं तो तमाम तर जिम्मेदारी खातून की है, क्योंकि अभी भी चेंज आ रहा है बट प्रॉब्ली नॉट एज स्विफ्टली। कहीं ना कहीं हम गिल्टी होते हैं अपने ही हस्बैंड से, स्पाउसेस से मदद मांगते हुए भी। एंड जनरली इफ़ यू लिव इन एन एक्सटेंडेड फैमिली तो लोग इसको एक्सेप्ट भी नहीं करते, बल्कि उसके हमदर्द ज़्यादा आ जाते हैं। थका मारा आया है, बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है, क्योंकि अगर बच्चा रात को जगाएगा तो हस्बैंड्स गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाते हैं, बिकॉज उनकी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा इस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन समर, जस्ट पिकिंग अप ऑन समथिंग यू सेड लास्ट, when a woman is not feeling very attractive और अपना वजन नहीं समझ आ रहा और कुछ करना भी ऐसा लग रहा है कि ये फ्यूटाइल है, क्या मशवरा देती हैं आप उनको when they come to you? भाई देखो, इसी वजह से पॉजिटिव बाय समर मेहंदी came about because एक दिन I was just thinking कि I want to look good even though मैंने बहुत वेट गेन करती हूँ, both times I was pregnant और मैं I look like a football, लेकिन I still want to look good। मेरा तो दिल चाहता था मैं जाऊँ, enjoy करूँ। My husband also likes going out, so we both and so I realized कि कोई maternity wear कर ही नहीं रहा, तो मैं खुद ही शुरू कर लूँ, because obviously मेरा एक established name तो था ही। तब तक क्या लगता था, कपड़ा ज़्यादा लगता है इसलिए लोग maternity line नहीं बना रहे थे। मुझे नहीं पता क्या वजह है, क्योंकि जिस मुल्क में इतनी आबादी है वहाँ तो हर कॉर्नर पे एक maternity line होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। So when I started positive, उसका आइडिया ये था। और फिर जब अभी भी जब मेरे पास when women come, it's still a niche market, I'll tell you, क्योंकि अभी भी ये सोच है कि जी बाद में क्या करेंगे उन कपड़ों का, ये क्या होगा। इवन दो हम कहते हैं हम आपको फ्री ऑल्टरेशन करके देंगे, जस्ट कम। लेकिन समझ मुझे एक और बात भी पूछनी थी कि बॉडी इमेज का यहाँ पे क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं, देयर सो मेनी ऑफ दीज एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस वो प्रोबेबली साइज 0। मैंने खवातीन को इस बात पे नाराज होते हुए, कुटते हुए, बुरा फील करते हुए देखा है कि हाउ इज शी एबल टू गेट रिड ऑफ द एक्स्ट्रा वेट इन प्रेगनेंसी। मैं तो 2 साल से मेहनत करी हूँ, कुछ नहीं हो रहा। अगेन मुझे लगता है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आफ्टर उसके बाद यही था कि मुझे कभी किसी ने ये प्रेशर नहीं डाला अराउंड मी, लेकिन मुझे खुद पे एक ये एहसास था। और इसमें देखो, यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद योर बॉडी। अगर आप अपने थोड़ा बहुत आपने वेट गेन कर लिया है एंड यू फीलिंग कंफर्टेबल विद दैट, वो भी ठीक है। बट मुझे ये था कि आई वांटेड टू गेट बैक टू माय नॉर्मल थिंग। और उसमें सिर्फ अगर मेरा अपना मैंने जो किया है वो ये कि मेरे पोर्शन स्मॉलर थे। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इस बात पे जरूर बात करेंगे कि व्हाट इज इट गोइंग टू बी जिसको आप डिफाइन करेंगे एज योर न्यू नॉर्मल। आपकी जिंदगी बदलती है, वजन बढ़ेगा, मूड बदलेगा, लाइफस्टाइल चेंज होगा, लेकिन किन चीजों को आप वेलकम कर रहे हैं और किन चीजों को अपने ऊपर तारी कर रहे हैं, इस पे बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं अंजुम बात कर रही हूँ, हैदराबाद। जी अंजुम, क्या कहेंगी? सिद्रा, एक टॉपिक तो आपका बहुत खूबसूरत है, पर मैं थोड़ी सी बदसूरती की तरफ इशारा करना चाह रही हूँ। जी बताइए। कल एक वाक़या मैंने पढ़ा है, न्यूज में देखा है, पंजाब के किसी गांव में एक बच्चा 8 महीने के बच्चे को छोड़ के माँ फीडर दे के खेतों में काम करने अपने हस्बैंड के साथ चली गई। सही। और जब वो वापस आई है तो चूहों ने उसके बच्चे को काट काट के खा दिया, मार दिया, वो बच्चा मर गया। मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वजीर आजम साहब बहुत कुछ सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसी माओं के लिए वजीफा तो जरूर बांधें। क्या वो राउंड द क्लॉक ड्यूटी पर नहीं है? ऑलरेडी ड्यूटी पर से वो एक और ड्यूटी पर जा रही है। उसने दैट वाज इट इज एब्सोल्युटली हार्ट ब्रेकिंग अंजुम, जो आपने वाकया बताया है, ये इंसान की रूह कांप जाए। और सोचें, आप ये बात कर रही हैं, मैंने एक और अभी वाकया पंजाब का ही देखा कि एक कपल में लड़ाई हो गई तो बाप उठा के बच्चे को ले गया, बच्चे की उम्र सिर्फ 8 महीने थी। तो माँ के भाई भी वहाँ पे पहुंचे और बाप का लोग भी वहाँ पे पहुंचे और बच्चे को खींचा तानी में कि बच्चे को एक से दूसरे से खींचा, द किड डाइड। तो आई मीन ये जहालत अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में है। वो तो देखिए, वो तो जहालत उनकी, लेकिन ये इसकी मजबूरी थी कि ये कुछ करने पे मजबूर थी। ये खेतों में काम करने गई थी, शी वाज ऑन ड्यूटी, शी वाज ऑन वर्क। उसको तो वजीफा, ऐसे लोगों का वजीफा तो कम से कम गवर्नमेंट को बांधना चाहिए। बहुत शुक्रिया। नहीं, थैंक यू सो मच अंजुम फॉर ब्रिंगिंग दिस अप, एंड आई थिंक इसने हमारे पूरे मौजू को एक और मेरे एंगल में मेरे ख्याल में खोल दिया। तानिया, अभी तक हम बात कर रहे हैं उस प्रिविलेज क्लास की जिसके पास चॉइसेस हैं, जो ये बात करिए कि भाई काम पे जाना। वाकई एक तबका हमारे यहाँ गुर्बत की लकीर से ऐसा भी नीचे है जहाँ माँ के पास चॉइस नहीं होती। उसने महीने भर का भी बच्चा या चंद दिन का भी बच्चा, उसको छोड़कर जाना है। आप उन माओं को क्या कहेंगी?
देखिए उन माओ के मेरे हिसाब से तो वो माएँ नहीं, वो वॉरियर्स हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो जिस माहौल में काम के लिए निकल रही हैं, वो काम पे जाके भी उनको वो पीस नहीं मिल रहा, उनको काम पे भी उतना ही स्ट्रेच किया जा रहा है, उनका घर पे भी। तो उसमें आई विल एग्री विद द कॉलर कि इसमें फिर हम तो माप नहीं कुछ कर सकते, उसमें फिर हमें थोड़े मैक्रो लेवल पे चीज़ों को नेशनल केयर प्रोग्राम होना चाहिए, आपका एक सेफ्टी नेटवर्क, एक सिक्योरिटी नेटवर्क होना चाहिए। जो लोग ऐसे लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं वो भी थोड़े से एहसास इंसानी हमदर्दी के हवाले से एहसास करें कि आप किसी से क्या मांग रहे हैं, उसका वक्त कितना कीमती है इस वक्त। एंड आई थिंक मैटर्निटी लीव फॉर एनी मदर्स, ना सिर्फ बच्चे के लिए लेकिन उसकी अपनी सेहत के लिए 3 से 6 महीने ऑफ लेना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच तानिया फॉर बीइंग हियर, समीना फॉर बीइंग here, Summer for being here. I think प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया लेकिन ये मौजू बहुत वसी है, we'll definitely bring it up again. आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। आपसे कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।